मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे पूरे दुनिया में जो आर्थिक विषमता की स्थिति है उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हालांकि ये विषय अपने आप में ऊपर से देखने पर बहुत आसान सा लगता है और आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इसमें बात करने वाली ऐसी क्या बात है। और मैं जानता हूँ कि यदि कोई भी प्रश्न इस विषय पर पूछा जाए तो आप उसका कोई न कोई उत्तर लिखकर आ जाएंगे। सवाल उत्तर लिख करके आने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपका जो उत्तर है वो अपने आप में कितना इस रूप में वजनी है कि दूसरों से आपको अधिक मार्क्स दिला सके। क्योंकि आप जानते हैं कि यह परीक्षा नहीं है, यह प्रतियोगी परीक्षा है। और दोस्तों, खासकर इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे आर्थिक विषमता है, बेरोजगारी है, अपराध है, ये बहुत ही कॉमन किस्म के विषय होते हैं। इन विषयों में जो नंबर दिलाने वाला जो तत्व होता है वो यही होता है कि आप इस टॉपिक पर कितने अपडेटेड हैं। यानी कि जो लेटेस्ट बातें हैं इस विषय पर, आपको उनका कितना ज्ञान है और आप अपने उत्तर में उन्हें शामिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में ही मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि हालांकि यह टॉपिक है आसान सा ही, लेकिन आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल इसके बारे में जो लेटेस्ट बातें हैं, लेटेस्ट तथ्य हैं, उन्हें शामिल किया है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, आइए अब इस विषय पर सीधे बात करते हैं। G20 का एक टास्क फोर्स है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का नाम है G20 ग्लोबल इन इक्वलिटी रिपोर्ट। G20 इसने बनाया है, ग्लोबल इन इक्वलिटी रिपोर्ट है ये पूरी दुनिया में जो विषमता व्याप्त है उसकी रिपोर्ट है। और नो डाउट जब हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो भारत इसमें शामिल है। भारत में जो आर्थिक विषमता लगातार फैलती चली जा रही है उसके बारे में आप अखबारों में बीच बीच में आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे। और ख़ासकर पूरी दुनिया में ये जो आर्थिक विषमता जो बहुत ज़्यादा बढ़ी है वह आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ी है। लग यही रहा था कि आर्थिक उदारीकरण के बाद देश समृद्ध होंगे, गरीबी दूर होगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। नो डाउट समृद्धि बढ़ी है, लेकिन वो समृद्धि किन की बढ़ी है? वो समृद्धि उनकी बढ़ी है जो पहले से ही समृद्ध थे। और उसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि इस बीच में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई है। और इस टेक्नोलॉजी का जो लाभ है उस लाभ को उठाने की स्थिति में केवल वही लोग थे जिनके पास धन था। नतीजा यह हुआ कि वो बहुत फर्राटे के साथ आगे निकलते चले गए और जो सामान्य व्यक्ति था या तो वहीं रह गया या वह उससे भी एक पायदान नीचे चला गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिए गए हैं। मैं वो डेटा आपको बताना चाहूँगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज 1% अमीरों के पास कुल संपत्ति का करीब 41% है, 41% विथ 1% पीपल। और जो नीचे के 50% हैं, सोच के देखिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, उनके पास संपत्ति का 1% है। इतना बड़ा फासला अपने आप में बहुत बड़ा ये अंतर है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। चेतावनी यह दी गई है कि यदि यह असमानता इसी प्रकार से बढ़ती चली गई तो लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है और जहां असमानता जितनी ज़्यादा होगी वहां लोकतंत्र के विरुद्ध उतनी तेजी से आवाज़ उठेगी। अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि पिछले 1 साल में कितने सारे आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, जिन्हें आप जैन जी के विद्रोह के नाम से जानते हैं। जरा भी आप विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कहाँ ये जैन जी का विद्रोह हुआ है तो वहाँ आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि ये वहाँ हुआ है जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ हुआ है जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी,
वहाँ हुआ है जहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, वहाँ हुआ है जहाँ पानी और बिजली की कमी थी। तो जो G20 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है दोस्तों, वह अपने आप में पूरी दुनिया को सतर्क करने वाली चेतावनी है, और बेहतर होगा कि समय रहते ही हम इसके प्रति सचेत हो जाएं। रिपोर्ट में ही देखिए दो और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उन्हें ही आपके सामने रख रहा हूं, और खासकर ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जो भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज भी पूरी दुनिया में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों टाइम का भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। 25% लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि दुनिया के करीब 50% लोग ऐसे हैं, उन्हें स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसका नतीजा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पहले तो वो ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। आप अगर हम भारत की भाषा में बात करें तो गरीबी रेखा से ऊपर है। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है। जैसे स्वास्थ्य खराब होता है, दो प्रभाव इसके साफ दिखाई देते हैं। पहला ये है कि अब स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए धन खर्च करना, और इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि वे कर्ज में डूब जाते हैं। और दूसरी बात कि जिस दौर में स्वास्थ्य खराब हुआ है उस दौर में उनकी पूरी की पूरी आय रुक चुकी है, दो तरफा मार पड़ रही है, और नतीजा ये होता है कि ये गरीब हो जाते हैं। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं। दोस्तों, खासकर अब इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको लेकर के बहुत से तथ्य हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे तथ्य आप जानते भी हों। उन्हें मैं दोहराना यहाँ ठीक नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन खासकर G20 की रिपोर्ट में क्या 4 नीतिगत सुझाव दिए गए हैं, मैं वे सुझाव आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारी उसमें बातें ऐसी ही हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि बाई द वे इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि उपाय सुझाइए, तो आप G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एग्जामिनर आपके इस रेफरेंस को देखता है तो प्रभावित होता है। इस बात से प्रभावित होता है कि नहीं, आप एक बहुत ही अलर्ट स्टूडेंट हैं और लगातार अपने समय से जुड़े हुए हैं, बस केवल इसके लिए। तो देखिए, जो 4 उपाय सुझाए गए हैं उनमें पहला उपाय है इंटरनेशनल पैनल बनाना। आपने सुना होगा इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज पर यह इंटरनेशनल पैनल है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके दुष्प्रभाव किसी एक देश पर नहीं है, पूरी दुनिया पर है। सुझाया यह गया कि बिल्कुल इसी तर्ज पर इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वलिटी बनाया जाए। इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वलिटी। तो ये क्या करेगी पैनल? ये जो पैनल है ये दुनिया भर में जो आर्थिक विषमता से जुड़े हुए आंकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करेगी, उनका विश्लेषण करेगी, और इसके बाद जो नीति निर्माता हैं उनका जरूरी मार्गदर्शन करेगी, उन्हें बताएगी कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यह कि अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाए। देखिए, बहुत से ऐसे देश, हमारे यहाँ भी टैक्सेशन का सिस्टम यही है कि जिसकी आय ज़्यादा होती है वहाँ टैक्स की दर ज़्यादा है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टैक्स नहीं लिया जाता। स्पेशली रिपोर्ट में जो विरासत कर है उसकी बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास संपत्ति है, एक बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसके पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को वो अपने बेटों में, अपने पोतों को वो दे देता है। जब वो अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करता है तो इस ट्रांसफर पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। रिपोर्ट में कहा गया है कि नहीं, उस पर टैक्स लिया जाना चाहिए, बिल्कुल टैक्स लिया जाना चाहिए। अमीरों से अधिक टैक्स लिया जाना चाहिए, उनसे संपत्ति कर लिया जाना चाहिए, और फिर ये जो पैसा मिलेगा स्टेट को, इस पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाए। तो इससे जो धन की कमी होती है उस धन की कमी की काफ़ी कुछ भरपाई हो सकेगी। तीसरा सुझाव है कि मजदूरी को मुद्रास्फीति से जोड़ना। देखिए, सरकार क्या करती है? सरकार अपने कर्मचारी और अधिकारियों के लिए हमेशा डीए
घोषित करती है। यानी कि मुद्रास्फीति हो गई है, उसी का एक फार्मूला होता है और वेतन में उनके उसी अनुपात में वृद्धि कर देती है ताकि इनका जीवन स्तर ज्यों का त्यों बना रहे। लेकिन मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होता है। मजदूरी में वृद्धि होती है लेकिन वो मुद्रास्फीति की भरपाई नहीं कर पाता। तो ये सुझाव दिया गया है कि मजदूरों की जो मजदूरी होती है उसे मुद्रास्फीति से जोड़ा जाए और जो गिग वर्कर्स हैं और संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो चौथी रिकमेंडेशन है दोस्तों वो ये है कि सरकार अपने खर्च को बढ़ाए। इनकी स्टडी में इन्होंने पाया है कि बहुत से देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश है या तो कम है या बहुत सालों से जो चला आ रहा है बस उसी स्तर पर बना हुआ है। सुझाव दिया गया है कि सरकारी खर्च यदि इन पर बढ़ा दिया जाता है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इससे जो आर्थिक विषमता है उसको दीर्घकालिक तौर पर कम किया जा सकता है। दीर्घकालिक तौर पर कम किया जा सकता है का मतलब है क्योंकि इससे आप लोगों की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा से उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्वास्थ्य से उनकी जो ताकत है, जो क्षमता है वो बढ़ेगी, स्किल्ड डेवलप होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप खर्च करेंगे तो उससे हमेशा के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। तो दोस्तों ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन G20 के टास्क फोर्स ने दी हैं। अंत में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, सरल सा टॉपिक सोचकर इसे टरका न दें। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और अब इसे यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।